नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से पुराने विद आरजे रोशन के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी उन दिनों की है जब मेरा बाप एक झोला छाप डॉक्टर हुआ करता था। हमारे परिवार को हर 6 महीने में एक दूसरे गांव में भागना पड़ता था, क्योंकि हर गांव में मेरे बाप से कोई ना कोई इलाज करवाने के बाद टपक ही जाता था। दोस्तों, मेरे बाप का तुक्केबाजी में वैसे तो कोई तोड़ नहीं था और उनसे 90% मरीज ठीक हो जाते थे, लेकिन वो जो 10% मरीज होते थे, सिर्फ उनकी वजह से हमें रातों रात गांव छोड़कर भागना पड़ता था। दोस्तों, उस भागदौड़ वाली जिंदगी से सबसे ज्यादा परेशान मैं होता था, क्योंकि जब भी हम अपना ठिकाना बदलते मेरे पुराने दोस्त बिछड़ जाते थे। दोस्तों, इस बार भी हमारा परिवार एक नए गांव में पलायन कर चुका था। हमें यहाँ आए पूरे 2 महीने हो चुके थे। 3-4 मरीजों को टपकाने के बाद मेरे बाप का एक्सपीरियंस अब थोड़ा सा अच्छा होने लगा था और इस गांव में मेरे बाप का धीरे धीरे नाम होने लगा था। बाकी जगहों के जैसे हम यहाँ भी पूरी तरह सेट हो चुके थे। पापा को नए मरीज मिल रहे थे और मम्मी को नई चुगलखोर सहेली। बस किसी को कुछ मिल नहीं रहा था तो वो मैं था, जिसे कोई दोस्त अब तक नहीं मिला। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी भी ख्वाहिश जल्दी ही पूरी कर दी। गुरुवार की शाम तकरीबन 5:30 बजे जब मैं सड़क किनारे से मिट्टी लाने के लिए अपना जेसीबी लेकर निकला तो देखा कि सामने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने मिट्टी में सनी हुई एक लड़की खड़ी थी। मैंने उससे बोला कि हट, जाने दे। उसने मुस्कुराते हुए हटने से इनकार कर दिया। हटना, मिट्टी लाने जा रहा हूँ, उधर जाके खेल। उसने दूसरी तरफ सिर घुमाकर दोबारा हटने से इनकार कर दिया। मुंडी क्या हिला रही है? गूंगी है, बोलने नहीं आता क्या? हटना। अरे वो गूंगी है, बोलती नहीं है क्या? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। मासूम से चेहरे पर नटखट से मुस्कुराहट लिए वो लगातार मेरे जेसीबी की तरफ देखी जा रही थी। शायद मेरा खिलौना पसंद आ गया था उसे। मैंने उससे पूछा, जेसीबी चाहिए? सर हिलाते हुए उसने हाँ में जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारा? तारा नाम है उसका। नहीं बोलेगी वो। तारा, खेलोगे मेरे साथ? और इस बार तारा ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। सड़क किनारे खुदाई करने का प्लान अब मैंने कैंसिल कर दिया था। ये लो, तुम खेलो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते हुए खिलौना तारा को पकड़ाते हुए मैं अपने घर की तरफ भागा। फिर थोड़ी ही देर बाद एक हाथ में भूरे बालों वाली गुड़िया और दूसरे हाथ में झुनझुना लेकर मैं दौड़ता हुआ वापस आया। देखा तो तारा तब तक जेसीबी का पार्ट पार्ट अलग कर चुकी थी। अरे बकलोल, ये क्या किया? इसको ऐसे नहीं खेलते। एक काम करो, तुम जेसीबी दे दो मेरे को, ये इसे खुदाई करना मेरा काम है, ठीक है? और तुम ये लो, इसको ऐसे ऐसे हिलाओ, फिर इसमें से वो निकलेगा आवाज। ऐसा कहते हुए मैंने तारा के एक हाथ में अपना झुनझुना पकड़ा दिया और दूसरे हाथ में भूरे बालों वाली गुड़िया। तारा की आंखों में तो जैसे एक अलग ही चमक आ गई थी। दोनों ही खिलौना पाकर वो बहुत ही खुश हुई। हम अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैं दिन भर यहाँ वहाँ भटक कर अपनी जेसीबी से खुदाई किया करता और तारा अपनी गुड़िया को सजाने संवारने में लगी रहती। चिलचिलाती धूप में यहाँ वहाँ कुत्तों की तरह टायर हाँकने के बाद जब मैं बुरी तरह थक जाता तो तारा से झुंझुना बजवा कर अपना मनोरंजन करवा लेता था। मेरे बाप के तुक्के भरे इलाज से गांव वालों में उनका विश्वास और मेरे घर पे मरीजों का आना जाना बढ़ने लगा था। तारा के साथ दिन बड़ी सुकून से बीत रहे थे। साथ रहते हुए हमें 2 महीने से ऊपर हो चुके थे। ज्यादा बजने के कारण झुनझुने की गोलियां अब बिखर चुकी थी। मुन्नी की गुड़िया के बाल भी अब पूरी तरह उड़ चुके थे। अपने जेसीबी के गियर बॉक्स को बाहर निकालकर मैंने उसे काफी बार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह खराब हो चुका था और इसलिए मैं अपने माँ बाप से नए खिलौने खरीदने की जिद करने लगा था। अब माँ बाप का इकलौता औलाद अगर किसी जिद में रुठ जाए तो पुत्र मुंह में वो क्या न ला दे। उन्होंने मुझे मनाते हुए पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, और मैंने इस बार बिल्कुल ही एक नए खिलौने की मांग कर दी। किचन सेट? अरे भाई, ये लड़कियों वाले खिलौने मुझे वही चाहिए। ला दीजिए ना, अच्छा है ना, बंदूक या तीर धनुष थोड़े मांगा है। ज्यादा किचकिच न करते हुए पापा वो किचन सेट वाला खिलौना लाने को राजी हो गए। किचन सेट वाला खिलौना आ चुका था। ये मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन खुशी इस बात की ज्यादा थी कि वो खिलौना मैं तारा को गिफ्ट करने वाला था। अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया है। तुम्हारे लिए। तारा को तो जैसे नागमणि ही मिल गई। वो मुंह बाएं लगातार खिलौनों की तरफ देखे जा रही थी। अब सिर्फ देखती रहोगी या कुछ बनाकर भी खिलाओगी? तारा को तो जैसे कुछ याद आया।
वो झट से खिलौनों को संभालते हुए पीछे मुड़ी और लग गई अपना चूल्हा चौका सेट करने में। सारी सेटिंग जब हो गई तो उसने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर मिट्टी पानी डालते हुए चावल दाल बनाने लगी। मैं तब तक अपना टायर लेकर शहर की तरफ निकल चुका था। वापिस आया तो तारा तब तक खाना बना चुकी थी। शर्माते हुए उसने एक प्लेट में बालू और दूसरे प्लेट में मिट्टी लाकर सामने परोस दिया। मैंने मुस्कुराते हुए प्लेट हाथ में लिया और लगा खाली मुंह चलाकर खाने की एक्टिंग करने। तारा मुझे लगातार देखे जा रही थी। तुमने खाया? मुन्नी ने सर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। लो, तो सिर्फ मेरे लिए बनाया है, तुम भी खाओ। कहते हुए एक मिट्टी का ढेला उसके मुंह में ठेल दिया। मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा, तुमको भी खाना पड़ेगा। साथ खेलने खाने पीने से हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो चुका था। उस दिन तारा की आंखों में मैंने जो अपने लिए अपनापन देखा उसको बयां नहीं कर सकता। खाना खाने के बाद दोपहर की चिलचिलाती धूप में मैं और तारा दोनों पीपल की छांव में बैठ गए थे। तारा अपना सर मेरे कंधे पर झुकाए वृक्ष की डाली पर बैठे उन दो कबूतर के जोड़ों को देख रही थी। मैंने तारा से कहा कि तारा, उन कबूतरों को देखो, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हम दोनों भी ऐसे ही हैं। देखो, हम दोनों को दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है। कैसे दोनों साथ में खेल रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही खेलना चाहता हूँ। बोलो तारा, तुम साथ दोगी ना? तारा, बोलो बोलो ना, क्यों बोलती नहीं? दोगी ना साथ? तारा ने भावुक होते हुए उत्तर दिया। चिलचिलाती धूप के बीच पीपल की छांव में जब ठंडी ठंडी हवा चलती तो हमें बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं और तारा दोनों एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाले वहीं सो गए थे। हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तारा का चूल्हा चौका, मेरा टायर लेके कुत्तों की तरह हर तरफ भागना, फिर पीपल के नीचे आराम करना। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। एक दिन जब केले के पत्ते की रोटी और घास की सब्जी मेरे सामने परोसकर तारा जैसे ही पानी लाने के लिए पीछे मुड़ी, तभी वो अचानक से चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। तारा, तारा, क्या हुआ तुमको? तारा, रुको, अभी आता हूँ मैं। भागते हुए मैं पास के चापाकल से पानी लेकर आया। तारा के चेहरे पर छींटे मारे। तारा होश में आ चुकी थी। तारा, ठीक हो तुम? तारा ने कहा। लेकिन तभी मैंने देखा कि तारा अपना जीभ बाहर किए उल्टी करने की कोशिश कर रही थी। तारा, क्या हुआ? तुम उल्टी कर रही हो? मुझे एक अनजाना सा डर सताने लगा। लड़का और लड़की अगर हाथ में हाथ डालकर गर्दन में गर्दन डालकर सो जाए तो अगले दिन लड़की को उल्टी होने लगती है। फिर तब तो उसको बच्चा होता है। मैंने टीवी में देखा था। उस दिन मैं और तारा भी साथ में सो गए थे और आज तारा को उल्टी हो रही है। ये भगवान, मैं अभी बाप नहीं बनूंगा, मैं अभी बाप नहीं बनूंगा। तारा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। इतना कहते हुए मैं अपने घर की तरफ दौड़ा। पापा के ड्रॉअर से कुछ दवाइयां निकाली और तारा के पास पहुंचा। तारा, तारा, ये लो दवाई, इसको खा लो, फिर तुम ठीक हो जाओगी, फिर बच्चा भी नहीं होगा। कहते हुए मैंने गोलियों का पत्ता फाड़ा और तारा को दवाई की। पता है तारा, मेरे घर पे ना बहुत सारी बड़ी बड़ी दीदियाँ आती है ये दवाई लेने, और मेरे पापा यही गोली देते हैं उसको और कहते हैं ये खा लो, फिर बच्चा नहीं होगा। तारा को दवाई खिलाने के बाद मैंने वो खाली पत्ती चुरा कर फेंक दिया। तारा को पानी पिलाने के बाद जब उसे पीपल की छांव में लिटाया तो उससे थोड़ा होश आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तारा को दोबारा बेचैनी आने लगी और वो दोबारा उल्टी करने लगी। लेकिन मैं इस बार घबराया नहीं। मुझे लगा तारा का पेट साफ हो रहा है और बच्चा बाहर आ रहा है। लेकिन थोड़ी ही दूर पर खेलते हुए बच्चों में से किसी ने तारा के घर वालों को जाके बता दिया और उसकी मम्मी भागते भागते मेरे पास आई। अच्छी बात यह थी कि तारा को दवाई खिलाते हुए मुझे किसी ने देखा नहीं था। क्या हुआ इसको? पता नहीं आंटी, खेलते खेलते गिर गई और फिर उल्टी करने लगी। कुछ खाया है क्या? नहीं आंटी, कुछ भी नहीं खाया, बस ऐसे ही अचानक से गिर गई। तारा, तारा! घबराते हुए तारा को गोद में उठाकर उसकी माँ अपने घर की तरफ लेकर जाने लगी। मैं इस बात से खुश हो रहा था कि चलो तारा ने उल्टी करके मेरा बच्चा अपने मुंह से तो निकाल दिया। दोस्तों, उस घटना के बाद मैं तारा से दोबारा कभी नहीं मिल पाया। जिस दिन वो घटना हुई ठीक उसी दिन जब शाम को मेरे पापा क्लिनिक से घर आए तो अपने ड्रॉअर में वो दोनों आखिरी बचे टैबलेट ना मिलने की वजह से पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बताने की और पापा को शक हो रहा था कि वो दवाई शायद मेरी माँ ने खा ली है। क्योंकि मेरे माँ बाप की लव मैरिज हुई थी तो मेरे बाप को हमेशा से लगता था कि जब ये मुझसे सेट हो गई तो किसी और से भी सेट हो सकती थी। इसलिए मेरा बाप मेरी माँ पे हमेशा शक किया करता था।
हर बार गांव बदलने के लिए मेरा बाप खुद जिम्मेदार होता था, लेकिन इस बार बहुत सारे कारण थे। मेरे बाप को लग रहा था कि उनकी बेबी का शायद मोहल्ले में किसी के साथ चक्कर चल गया, और उस पाप को छिपाने के लिए वो दोनों गोलियां मेरे ही माँ ने खाया। दोस्तों, उस घटना के बाद हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मुझे पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर हॉस्टल भेज दिया गया, और अपनी बीवी के साथ अपनी पुश्तैनी गांव में वापस आकर मेरे बाप ने झुनझुने की दुकान खोल ली।